आपको बोला गया सेंटर ऑफ मास निकालना है दो पार्टिकल सिस्टम का। डायग्राम को पहले महंगे तरीके से बनाते हैं और आपको समझाते हैं कि डायग्राम इसका क्या बताना चाहता है, क्योंकि सारा खेल हर क्वेश्चन में मोस्टली डायग्राम का होता है। देखिए सबसे पहले यहां पे मैंने मान लिया एक मास m1 और यहां पर मान लिया एक मास m2। मुझे दोनों की पोजीशन बतानी है और पोजीशन बताने के लिए मैं जिस वेक्टर का प्रयोग करूंगा उसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। एक यहां से और एक यहां से, तो ये पोजीशन वेक्टर है। इस वेक्टर का नाम है r1 और इस वेक्टर का नाम है r2। ठीक है, अब इनको एक लाइन ज्वाइन कर रही है, मैंने भी ज्वाइन कर दिया। मैं जानता हूं सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा, तो सेंटर ऑफ मास को यहां कहीं बीच में मान लेते हैं ऐसे, और उसकी पोजीशन होगी, उसका भी पोजीशन होगी कोई ना कोई, तो उसकी पोजीशन वेक्टर को भी नाम दे देते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, RCOM या फिर RCM कुछ भी। तो ये तीन पोजीशन वेक्टर मैंने आपको सामने बना के दिखाए, ये मास m1 और ये मास m2। अब बारी आती है फोर्सेस को मार्क करने की। देखो अगर ये दो मास का सिस्टम है तो इन दो मास के सिस्टम पे बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे, ठीक है, बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे। तो मैं मान लेता हूं कि कुछ फोर्स इस पे लग रहा है, कुछ फोर्स इस पे लग रहा है। टोटल फोर्स तो कैपिटल F है। टोटल फोर्स क्या है, मैं लिख देता हूं कि कैपिटल F इज इक्वल टू टोटल फोर्स। टोटल फोर्स, अच्छा, कैपिटल M इज इक्वल टू टोटल मास, ये मैंने पहले से अज्यूम किया हुआ है। पर टोटल मास के अलावा इंडिविजुअल मास होते हैं m1 m2। कैपिटल M किसके बराबर होगा, m1 प्लस m2। ठीक है, टोटल फोर्स लग रहा है F, लेकिन मैंने अगर अलग अलग देखा तो इस पर बाहर से एक फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं F1 एक्सटर्नल, और इस पर बाहर से एक फोर्स लग रहा है, उसका नाम है F2 एक्सटर्नल। ठीक, अब दो मास है, एक दूसरे को एक सिस्टम के अंदर है, तो क्या पता ये भी एक दूसरे को धक्का मार रहे हो। तो m1 को मान लो ये खींच रहा है, m2 को मान लो ये खींच रहा है, तो ये फोर्स है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसे बोलते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू। अच्छा, अब इसे क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू F21। तो आपने येलो से इंटरनल फोर्स मार्क कर लिए और यहां पर व्हाइट से एक्सटर्नल फोर्स मार्क कर लिए। ठीक है, तो यही हो रहा होगा, इन दो मास पे आपसी में कुछ फोर्स लग रहा होगा और बाहर से भी कोई फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, टोटल बाहरी फोर्स किसके बराबर है, कैपिटल F। ठीक है, टोटल मास किसके बराबर है, कैपिटल M। अब यही मार्किंग है, यही इसका सारा हो गया मार्किंग, डायग्राम हो चुका है। मैं डायग्राम को थोड़ा साइड करता हूं और आपसे दो बेसिक बातों पे बात करूंगा और फिर डेरिवेशन हमारी शुरू होगी। अभी शुरू नहीं हुई है, शुरू करने के लिए पहले मैं जानना पड़ेगा कि क्या आप इन सब फॉर्मूलों से वाकिफ हैं। मैं लिख रहा हूं यहां पे, यही लिख देता हूं नीचे, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 और कंप्लीट सिस्टम। पार्टिकल 1 क्या मैं लिख सकता हूं, मतलब शायद आपको पता हो कि वेलोसिटी होता है dr/dt, पता है, dx/dt बोलते हैं जिसे पोजीशन अपॉन टाइम। वेलोसिटी होता है पोजीशन अपॉन टाइम। तो ऐसे यहां भी बोल सकता हूं v2 इज इक्वल टू dr/2/, सही है। अच्छा, यहां पर आ जाओ, क्या मैं और बोल सकता हूं एक्सेलरेशन क्या होता है, a1 क्या dv1/, क्या मैं इसमें v1 की वैल्यू पुट कर दूं, v1 की वैल्यू क्या है dr1/dt। तो जब मैं v1 की जगह पे ये पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, आपको पता है ये 2d हो जाएंगे तो d² हो जाएगा, और यहां पे क्या आएगा, और नीचे एक dt एक और dt, तो dt का भी नहीं, समझे। तो ये जो मैंने लिखा है ये बहुत 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 जरूरी है। तो एक्सेलरेशन आ गया पहले वाले मास का a1 d2r1/dt², ये बस हमने लिखा है। वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप x को डबल डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आता है। ये हमने न्यूमेरिकल्स में किया था कि अगर हम x को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो स्पीड आती है, वेलोसिटी आती है, एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है। यहां पर पोजीशन को x से नहीं r से डिनोट कर रहे हैं, बस ये फर्क है। तो यहां पर भी ऐसे आ जाएगा, तो पार्टिकल 2 के लिए भी लिख सकता हूं a2 इज इक्वल टू, बोलो, d2/dt² ऑफ r1, नहीं समझे।
भैया हम ये A1 A2 निकाल रहे हैं, काम आएगा क्या? तभी तो निकाल रहे हैं, काम आएगा। ऐसे ही मैं क्या कंप्लीट सिस्टम के लिए भी लिख सकता हूं। कंप्लीट सिस्टम में एक्सेलरेशन जो लिखते हैं बच्चों, वो लिखते हैं सेंटर ऑफ मास की। किसकी? सेंटर ऑफ मास। तो कंप्लीट सिस्टम के लिए क्या लिखूंगा? सेंटर ऑफ कंप्लीट सिस्टम की जगह समझ लो सेंटर ऑफ मास समझ लो। क्या मैं यही सेम चीज सेंटर ऑफ मास में लिख सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा d2 बाय dt स्क्वायर ऑफ RCOM। आपको समझ में आया? मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता, पर मैंने आपको दोबारा से निकाल के बताया कि वेलोसिटी को जब दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है, यानी कि r को 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है। तो मैंने पार्टिकल 1 के r को 2 बार डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन की इक्वल रख दिया, पार्टिकल 2 के भी r को 2 बार डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन की इक्वल रख दिया, और सेंटर ऑफ मास के भी r को 2 बार डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन की इक्वल रख दिया, क्योंकि पोजीशन का डबल डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, पोजीशन को x को 2 बार डिफरेंशिएट करते हो तो एक्सेलरेशन आता है, x को 1 बार डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी आती है, दोबारा वेलोसिटी डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन आता है। पता है ये बात? नहीं पता तो दोबारा से मैं बोल रहा हूं, यहां पे कौन बताता हूं। एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, और वेलोसिटी होती थी dx बाई dt, पोजीशन का डिफरेंशिएशन। तो पोजीशन को 1 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो v आता है, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो a आता है। तो आप सीधा लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन। अब बस इस चैप्टर में पोजीशन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? r वेक्टर से, r से। ठीक है, तो ये बात मैं डायरेक्टली बता सकता था, लेकिन डेरिवेशन का पार्ट है, हमने कहा प्रॉपर कर लेते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? अब ये तीनों आपके काम आएंगे, बिल्कुल तीनों आपके काम आएंगे। मैं इन तीनों को येलो बॉक्स में रख देता हूं कि मैं जानता हूं तीनों ही आपके काम आएंगे। अब डेरिवेशन आपने 90% कर लिया, अगर आपने ये समझ लिया। समझने वाला पार्ट, करने वाला पार्ट अब चालू होता है। अब चालू करें करने वाला पार्ट, देखना भैया थोड़ा सा ध्यान से, फिर सेकंड पार्ट में आएंगे डेरिवेशन के, और हम नॉर्मल बात करेंगे। नॉर्मल कि भाई F1 वाले पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है? F1 एक्सटर्नल प्लस, अरे वाह, F1 एक्सटर्नल प्लस F12, सही। अच्छा, और 2 वाले पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है? F2 एक्सटर्नल प्लस F21, सही है। अभी भी हम पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 की बात कर रहे हैं अलग अलग। अच्छा, अब बताओ, क्या टोटल फोर्स इज इक्वल टू ma होता है? तो m1 a1, सही लिखा है, इज इक्वल टू F1 एक्सटर्नल प्लस F12, सही है। इधर भी टोटल फोर्स इज इक्वल टू m2 a2, सही जा रहे हो, इज इक्वल टू F2 एक्सटर्नल प्लस F21, सही है। अरे बोलो, जैसे ही ये कर लिया, क्या मैं दोनों फोर्स को ऐड कर दूं? दोनों को ऐड कर दूं? इसको आप चाहो तो इक्वेशन का नाम भी दे सकते हो बच्चों, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर दो। m1 a1 प्लस a2 इज इक्वल टू F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल प्लस F12 प्लस F21। इस लाइन के आगे बढ़ने से पहले 2 बातें मैंने ब्रैकेट में टीचर को बता दी। मैंने कहा सुनो, F12 और F21 इंटरनल फोर्स है। क्या है? ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, और न्यूटन ने कहा था एवरी एक्शन हैज अ F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, इक्वल भी है और ऑपोजिट भी है। मैं इस माइनस वाले को इधर ले आया, F21 प्लस F12, दोनों 2-1 लिखा है यार। F12 प्लस F21 इक्वल टू, सही है। एक्शन रिएक्शन पेयर है, इंटरनल फोर्स है, कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा अगले स्टेप में। मैंने एक और जानकारी टीचर को दे दी कि टीचर ध्यान सुन लो भाई तुम, कि F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल ही तो कैपिटल F के बराबर था, टोटल भारी फोर्स, हाँ ना बोलो। और M1 प्लस M2 किसके बराबर था? टोटल मास, हाँ ना। चलिए, ये जो बॉक्स के अंदर लिखा है ये इसलिए लिखा है क्योंकि हम अपनी बहुत ही अच्छी इक्वेशन में अब ये सब पुट करने वाले हैं। करूं पुट? चलो पुट करते हैं भाई। M1 प्लस M2 A2 इज इक्वल टू कैपिटल F, आगे
प्लस 0, सही है। और ये कैपिटल एफ क्या है? टोटल भारी फोर्स। हाँ ना बोलो, टोटल फोर्स। और मैंने तो अभी चैप्टर स्टार्ट करने से बताया था कि न्यूटन ने कहा था टोटल फोर्स इज इक्वल टू एम ए, उसमें उसका ए से मतलब था एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ। हम उसे बॉडी का एक्सेलरेशन मानते थे, न्यूटन ने कहा नहीं बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं है, वो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है। तो अब बस अगला स्टेप, और अगले स्टेप में मैंने इसको पुट कर दिया टोटल मास। भाई टोटल फोर्स किसके बराबर होगा? टोटल मास इनटू ऑफ, नहीं आया। और इधर क्या चल रहा है? m1a1 प्लस m2a2। डेरिवेशन खत्म है, बस ये जो तुमने वैल्यूज निकाली थी पुट कर दें क्या? तो जैसे ही मैं वैल्यूज को पुट करूंगा तो चीजें खत्म हो जाएंगी आराम से। वैल्यू पुट करते हैं। मैं किसकी वैल्यू पुट करूंगा? पहले a1 की, m1 d2 बाय प्लस m2 d2 r2 बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या होता है? ACM d2 अपॉन, सही है। क्या सब में से dy dt स्क्वायर कॉमन आ जाएगा? तो जैसे ही मैंने dy dt स्क्वायर को कॉमन लिया, क्या बच गया? m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू कैपिटल M RCM, और बाहर कौन है? dy। तो dy dt स्क्वायर, डी स्क्वायर dt स्क्वायर से कट जाएगा, पक्का कट गया। क्या बच गया? m1 r1 प्लस m2 r इज इक्वल टू m अपॉन m इंटू r सेंटर ऑफ, क्या m को नीचे ले आऊं? m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन, क्या आप तुम जानते हो लास्ट स्टेप क्या होगा? लास्ट स्टेप क्या होगा? m की वैल्यू क्या थी? टोटल मास था ना m। तो m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, तो ये जो डेरिवेशन है इसी से निकला है वो फॉर्मूला m1 x1 प्लस m2 x2, m1 y1 प्लस m2 y2, और ये वेक्टर फॉर्म में है m1 r1 प्लस m1 m2 r2। तो ये जो डेरिवेशन है ये तो प्रमुख क्या है, ये हर स्कूल की कॉमन है, पेपर में आती नहीं, आती ही आती है अगर सीओएम आ रहा है, क्योंकि एक ही डेरिवेशन है पूरे चैप्टर में।